नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल न्यू प्रकाश ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। दोस्तों, विज्ञान श्रृंखला का यह तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वहाँ जाकर देख लें, ताकि आपको और भी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएँ। दोस्तों, सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को आप शुरुआत से अंत तक देखें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों, पहला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर अधिक होता है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर, आर्कटिक रेखा पर। तो आपका आंसर होगा ध्रुवों पर। ठीक है, एक बार आप ये चीज़ समझ लीजिए कि ये अगर पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, और ये जो ध्रुव होते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, यहाँ पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, यानी कि आप पोल से जब नीचे की तरफ, विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाएगा। ठीक है, कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी के चाहे आप ऊपर जाएं या नीचे जाएं, जी का मान कम होता है। गुरुत्वीय त्वरण को हम जी से परिभाषित करते हैं। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आप इसका मात्रक याद रखें, इसकी वैल्यू भी याद रखें। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकी हुई किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? ठीक है, अगर स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु लटकी हुई है तो उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा? वस्तु के केंद्र पर, गलत। वस्तु के केंद्र के नीचे, ये भी गलत। जमीन के केंद्र पर, गलत। लटकान बिंदु के ठीक नीचे, यानी कि वस्तु जहाँ लटक रही है उसके ठीक नीचे वस्तु का गुरुत्व केंद्र होता है। अब गुरुत्व केंद्र होता क्या है? किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, यानी वस्तु का जहाँ समस्त भार कार्य करता है वहाँ वस्तु का गुरुत्व केंद्र होता है, चाहे वस्तु जिस किसी भी स्थिति में हो। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। यदि पृथ्वी की गति बढ़ जाए तो उसके ऊपर पड़ी हुई वस्तु का भार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, समान रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, बढ़ जाएगा गलत, आपका आंसर होगा घट जाएगा। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की गति अगर बढ़ जाए तो वस्तु का भार घट जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंद्रमा की सतह से अगर किसी वस्तु को लाया जाए, यहां पे लिख लीजिए, चंद्रमा की सतह से अगर किसी वस्तु को पृथ्वी पर लाया जाए, ठीक है, तो उसका भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। भार बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान बदल जाएगा, द्रव्यमान और भार दोनों समान रहेंगे। तो आपका आंसर होगा, भार तो बदलेगा पर द्रव्यमान नहीं बदलेगा। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जो चंद्रमा पर है उससे ज़्यादा पृथ्वी पर है, जिसके कारण भार में परिवर्तन होगा पर द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई तक उछला जा सकता है, क्यों? ठीक है, देखिए, पहला क्वेश्चन ऑप्शन है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा है, तो ठंडे होने का कोई संबंध नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका भी कोई संबंध नहीं है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम है, यही आपका आंसर होगा। देखिए, पृथ्वी पर जो भी गुरुत्वाकर्षण बल है उससे कम बल चंद्रमा पर है। ठीक है, तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण वहाँ पर अधिक ऊंचाई तक उछला जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? एडिसन ने, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, या कोपरनिकस ने? ठीक है, तो आपका आंसर होगा न्यूटन ने। ठीक है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल होता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो उस आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो और इसके कारण जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है,
याद रखिए जी का मान अगर हम पृथ्वी पे बात करें तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है। ठीक है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? ठीक है, 11.2, 11.4, 2.37, 2.91। आंसर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। किसी भी वस्तु का पलायन वेग वह वेग होता है जिससे वस्तु को अगर पृथ्वी के केंद्र से बाहर पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर फेंका जाए तो वह पृथ्वी के क्षेत्र में वापस नहीं आती है, पलायन कर जाती है। तो आपका आंसर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसमें आप 2.37 को और याद रखिए क्योंकि यह चंद्रमा का पलायन वेग है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए चंद्रमा से कुछ क्वेश्चन चाहे आप याद रखिए। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सेलेनोलॉजी कहते हैं। ठीक, और चंद्रमा पे कुछ धूल के मैदान पाए जाते हैं, इन्हें हम शांति सागर का कहते हैं। ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विल। ठीक है, और चंद्रमा को ही हम जीवाश्म ग्रह भी कहा कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। जो अलग से मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं आप इनको भी याद रखें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है पृथ्वी के सभी स्थानों पर बराबर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ब्रह्मांड के सभी स्थानों बराबर, ऐसा भी नहीं है। पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही जवाब, यही आंसर होगा। पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, यानी कि विषुवत रेखा पर 0 डिग्री है तो वहाँ पर कुछ और होगा। आप उससे ऊपर बढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5 डिग्री पे, वहाँ पर कुछ और होगा। ध्रुवों पर और ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर अक्षांशों पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बल बढ़ाने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। देखिए बल बढ़ाने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पहले हम बल का फॉर्मूला देखेंगे। देखिए P इजक्वल टू होता है F/A। इसका मतलब हुआ कि दाब P बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अगर आप इस वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगी। आंसर होगा बढ़ जाता है। अगर क्षेत्रफल को बढ़ाते तो दाब कम हो जाता, यानी अगर यहाँ पर वैल्यू बढ़ कह कि बल के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए तो दाब घट जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर से खाना जल्दी पकता है क्यों? ऊष्मा अधिक समय तक रहती है, जल का क्वथनांक घट जाता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऊष्मा को जल्दी अवशोषित करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका आंसर होगा जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए जल का क्वथनांक बढ़ेगा ना कि घटेगा, तो आप घटने और बढ़ने में खासतौर से डिफरेंस याद रखें। और एक चीज़ याद रखें कि सभी द्रवों का क्वथनांक जो होता है वो दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, जितने भी लिक्विड हैं उन पर अगर आप दाब बढ़ाएंगे तो उनका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पतली लोहे की कील लकड़ी में आसानी से गड़ जाती है क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अधिक बल पर अधिक क्षेत्र काम करता है, कम क्षेत्र पर अधिक बल लगता है, कम क्षेत्र पर कम बल लगता है। ठीक है, इसे कम बल कर लीजिए, कम बल। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा कि कम क्षेत्र पर अधिक बल लगता है। अगर आप इसको भी फॉर्मूले से देखें कि P इज इक्वल टू F/A, तो कहा गया है कम क्षेत्र, अगर इस वैल्यू की कम होगी तो आपका दाब का मान अपने आप अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कम क्षेत्र पर अधिक बल लगता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तूफान में कुछ घरों की टिन की चादर उड़ जाती है किस नियम के अनुसार? पहला ऑप्शन है जड़त्व का नियम, दूसरा है बर्नौली का सिद्धांत, तीसरा है प्लवन का नियम, चौथा है पास्कल का नियम। तो आपका आंसर होगा बर्नौली का सिद्धांत। देखिए जड़त्व का नियम बल से संबंधित है, प्लवन का नियम तैरने से संबंधित है, और पास्कल का नियम दाब से संबंधित है। ये तो अगला प्रश्न है। देखिए साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से 2 गुना, वायुमंडलीय दाब से कम, और वायुमंडलीय दाब का आधा। तो आपका आंसर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक। देखिए
कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता है, तो 2 गुना, आधा, इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। कम या अधिक में हो सकता था, लेकिन वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले का दाब, इसके कारण वह फैलता है या बड़ा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरना क्या दर्शाता है? तूफान, वर्षा, सामान्य मौसम, अत्यधिक गर्म मौसम। तो देखिए, बैरोमीटर का पाठ्यांक आप कंडीशन याद रखिए, अगर अचानक गिरता है तो आंधी तूफान आता है, अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने के चांस होते हैं, और अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर होगा कि तूफान आएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। रेल के नीचे लकड़ी के स्लीपर का इस्तेमाल क्या दर्शाता है? बड़े क्षेत्र के कारण कम दबाव, छोटे क्षेत्र के कारण अधिक दबाव, लकड़ी का सस्ता होना और बड़े क्षेत्र के कारण अधिक दबाव। देखिए, अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो दबाव कम होगा, तो आंसर होगा आपका बड़े क्षेत्र के कारण कम दबाव। आप इसको भी वहाँ से देख सकते हैं कि अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब अपने आप कम हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। जल के जमने पर कांच की बोतल टूट जाती है, क्यों? कांच ऊष्मा का कुचालक है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। जल जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, यही आपका आंसर होगा कि जल के जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन घट जाता है, जो कि इसके विपरीत है, तो आंसर नहीं होगा। कांच से कुड़ती है, इसका भी कुछ से कोई संबंध नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर भी किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं होता, भार में, द्रव्यमान में, घनत्व में या तापमान में। ठीक है, तो आपका आंसर होगा घनत्व में। ठीक है, अब घनत्व का सूत्र आप याद रखिए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो इसका ये मात्रक भी याद रखें, इसका सूत्र भी याद रखें। और हाइड्रोमीटर से हम घनत्व को मापते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। हवाई यात्रा के समय पेन से स्याही निकलने का कारण क्या है? वायुदाब में वृद्धि, वायुदाब में कमी, ऊंचाई में वृद्धि, स्याही के आयतन का प्रसार। देखिए, ऊंचाई में वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। वायुदाब में वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ गैसों की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर वायुदाब ज़्यादा होता है। चूँकि पृथ्वी के तल पर गैसों की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ वायुदाब ज़्यादा होता है। जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ेंगे तो वायुदाब कम हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका वायुदाब में कमी। स्याही में आयतन का प्रसार, इसका कोई संबंध से नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जी का मान सर्वाधिक होता है भूमध्य रेखा पर, अंटार्कटिक रेखा पर, एवरेस्ट की चोटी पर, पामीर के पठार पर। देखिए, आपको बताया था कि जी का मान सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है, तो आपका पहला आंसर तो गलत हो जाता है। एवरेस्ट की चोटी पर, ये आर्कटिक क्षेत्र के या ध्रुवों के आसपास को कोई संबंध नहीं है। ऊंचाई से इसका कोई संबंध नहीं है। आर्कटिक रेखा पर, जो कि ध्रुवों के सबसे नज़दीक पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा आर्कटिक रेखा पर। अगले प्रश्न में चलते हैं। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच घर्षण का क्या कारण होता है? यानी दो वस्तुओं के बीच अगर घर्षण होगा तो उसकी वजह क्या हो सकती है? पहला ऑप्शन है दोनों के बीच आकर्षण, अगर आकर्षण है तो घर्षण का कोई संबंध नहीं है। दोनों के बीच विकर्षण, ऐसा भी कुछ नहीं है। दोनों के पृष्ठों में अनियमितता, दोनों के पृष्ठ अगर एक दूसरे के विपरीत हैं, अनियमित हैं, तो उनके बीच घर्षण बल होता है। आपको बताया था घर्षण बल वह होता है जो एक दूसरे की गति का विरोध करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।